वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रिचर्ड विल्बर की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है स्टिल सिटीजन स्पैरो। ये पोएम टोटल 6 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 24। पॉइट कहता है स्टिल सिटीजन स्पैरो यानी ए खामोश और महज़ब शहरी चिड़िया, यानी एक ऐसी चिड़िया जो कि महज़ब है, सिविलाइज्ड है, उसे एड्रेस करते हुए कहता है कि दिस वल्चर, ये जो गिद्ध है जो कि मुर्दा गोश्त खाती है, विच यू कॉल अननेचुरल, जिसे तुम गैर फितरी समझते हो, यानी ए स्पैरो तुम सिविलाइज्ड हो, तुम अपने आप को तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल भी समझते हो और सिविलाइज्ड और सिटीज़न समझते हो, लेकिन जो वल्चर यानी गिद्ध है उसे तुम अननेचुरल समझते हो। लेट हिम बर्ड्स लंबर अगेन टू एयर ओवर द रोटन ऑफिस, तुम उसे हवा में उड़ने दो जो कि गंदे और गले सड़े दफातर के ऊपर से गुज़रती है। लेट हिम बेयर द कैरियन, उसे गला सड़ा गोश्त उठाने दो। बालस्ट अप, जो कि बहुत ज़्यादा है, एंड एट द टॉल टिप ऑफ द स्काई, और आसमान की बुलंदियों पर लाइक क्रूजिंग, अपनी परवाज़ को वो जारी रखती है। यानी वो जो गिद्ध है वो बहुत ही ऊंचा उड़ती है और गली सड़ी जगहों से गुज़रते हुए बहुत बड़े बड़े गोश्त के गंदे ढेरों को उठाकर ले जाती है। यानी इससे मुराद है कि एक पढ़े लिखे और अच्छे ओहदों पर फाइज शहरियों को एड्रेस करते हुए कहा गया है कि वो जो छोटे लोग हैं, स्वीपर्स वगैरह हैं, सफाई करने वाले या बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, उनकी कदर करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से तमाम सफाई है, वही गंदगी को उठाते हैं जिसकी वजह से हमें साफ़ सुथरा माहौल देखने को मिलता है। उसके बाद वो कहते हैं देन यू विल सी दैट नो मोर ब्यूटीफुल बर्ड इज़ इन हेवंस हाइट। वो कहता है कि आसमान की बुलंदियों पर कोई भी खूबसूरत परिंदा नहीं होता, सिर्फ़ यही गिद्ध है जो कि इतना ऊंचा उड़ती है। नो वाइडर मोर प्लेसिड विंग्स, इससे ज़्यादा किसी के भी खूबसूरत और जेंटल विंग्स नहीं है, पर नहीं है। नो वाचफुलर फ्लाइट, और ना ही कोई इतना चौकस और चकन्ना होकर उड़ता है कि हर जगह से गलाजत को, गंदगी को उठा सके। ही शोल्डर्स नेचर देयर, वो फितरत को सहारा देती है, यानी फ़ितरत को खूबसूरत रखती है, तमाम गंदगी खुद खा लेती है और फ़ितरत को साफ़ रखती है। द फ्राइटफुली फ्री, और खौफनाक हद तक आज़ाद कर देती है। द नेकड हेडेड वन, इसका सर गंजा होता है। पार्डन हिम, उसे माफ़ कर दो। यू, तुम, हु डार्ट इन द ऑर्चर्ड आइल्स, जो कि बागों की दरमियान जो एक ट्रैक बने होते हैं उस पर चलने वाले, उस पर नेज़ा चलाने वाले, उस पर उड़ने वाले परिंदे, उसे माफ़ कर दो। फॉर इट इज़ ही, क्योंकि ये वही गिद्ध है। डेवर्स डेथ, जो कि मौत को चीर फाड़ देता है, यानी मुर्दा जानवरों को चीर फाड़ कर खा जाता है। मॉक्स म्यूटेबिलिटी, और जो आर्जीपन है, जो तब्दीली है, उसका मजाक उड़ाता है। हैज़ हार्ट टू मेक एन एंड, और ये किसी भी चीज़ का ख़ात्मा करने का दिल रखता है, ख़ात्मा करने की हिम्मत और करेज रखता है। कीप्स नेचर न्यू, और ये फ़ितरत को, नेचर को बिल्कुल नया कर देता है, यानी इसका जो गलाजत और कचरा और गंदगी है उसे साफ़ करके उसे दोबारा से नया कर देता है। थिंकिंग ऑफ नोआ, और नूह अलैहिस्सलाम जो कि एक प्रॉफिट थे, उनके बारे में सोचो। चाइल्ड हार्ट, जिनका एक मासूमाना दिल था। ट्राई टू फॉरगेट, और भूलने की कोशिश करो। हाउ फॉर सो मैनी बेडलम आवर्स ही सा, उनका जो कुल्हाड़ा था वो बहुत ही मुश्किल पागलपन के लम्हात में। सोर्ड द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स विद इट्स वीजी ना, यानी वो जो कुल्हाड़े की आवाज़ थी उसने जो परिंदों की आवाज़ थी, परिंदों की खूबसूरत गीत और गाने थे, उनकी जो खरखर करने की या कुछ खाते हुए कतरने की जो आवाज़ थी उस पर वो गालिब आ गई थी। यानी उनका जो सौ था, उनका जो कुल्हाड़ा था, उसके चलने की आवाज़ परिंदों की आवाज़ को ख़त्म कर रही थी। यानी बाज़ औक़ात कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो फ़ायदे के लिए होती है, क्योंकि वो बार बार उस आरी से अपनी कश्ती के लिए लकड़ियाँ काट रहे थे। एंड द स्लैम ऑफ हिज हैमर, और उनके हथौड़े के बजने की आवाज़।
ऑल द डे, सारा दिन, beset द पीपल्स ईयर्स, लोगों के कानों को डिस्टर्ब कर रही थी। यानी बज़ाहिर तो वह आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका मकसद लोगों की फलाह था, क्योंकि उसके बाद एक तूफ़ान आने वाला था, एक फ्लड आने वाला था, जिसके लिए वो कश्ती तैयार कर रहे थे। इसी तरह से वल्चर की आवाज़ देखने में तो नोआ के जो हैमर और सौ है, यानी उनका हथौड़ा, और जो उनकी कुल्हाड़ी या उनका जो आरी है, उसकी तरह अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये आने वाले वक्त में फ़ायदा देती है, क्योंकि इसने सफाई करनी होती है। फॉरगेट दैट ही कुड बेयर टू सी द टाउन्स लाइक कोरल अंडर द कील, और वो कश्ती के नीचे जब तूफ़ान आ गया तो वो कश्ती के नीचे बहुत सारे जो टाउन्स थे उनको ऐसे देख रहे थे जिस तरह से पानी के नीचे कोरल के मोती हों। एंड द फील्ड्स सो डिस्मल डीप, और तारीक और गहरी खेतों को देख रहे थे। यानी जो पानी था वो टाउन्स और खेतों के ऊपर चला गया था, जिसके ऊपर वो कश्ती चला रहे थे, जो कि उन्होंने किसी वक्तों में बनाई थी। और जब वो बना रहे थे तो लोग कहते थे कि उसकी आवाज़, उनके हथियारों की, उनके टूल्स की जो आवाज़ है वो परिंदों की खूबसूरत आवाज़ को दबा रही है। ट्राई रैदर टू फील हाउ हाई एंड वेरी इट वॉज, ज़रा इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करो कि यह कितना बुलंदी वाला, अज़मत वाला और कितना थका देने वाला काम था। ऑन द वाटर्स, पानियों पर, समुंदर पर, वेयर ही रॉक्ड हिज ओनली वर्ल्ड, जहाँ पर उन्होंने अपनी उस दुनिया को बचा लिया, उस दुनिया को ले आए। यानी इसका मतलब है कि उनकी दुनिया जो थी वो कश्ती थी, जिसमें तमाम लोग सवार हो गए थे और वो बच गए थे। जो उस कश्ती में सवार नहीं हुआ था वो तूफ़ान की नज़र, उस फ्लड की नज़र हो गया था और डूब गया था। एंड एवरीवन्स, और उन्होंने हर किसी को बचा लिया, सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाया बल्कि एक अच्छा लीडर होने का सबूत देते हुए तमाम लोगों को बचा लिया। फॉरगिव द हीरो, उस हीरो को माफ़ कर दो। यू हु वुड हैव डाइड ग्लैडली विद ऑल यू न्यू, जो कि उन तमाम चीज़ों के साथ मर गया जिसको तुम जानते हो। रोड दैट टाइड टू अरारत, वो अरारत के पहाड़ तक उस कश्ती को ले आया, यानी लहरों पर सवार करके वह अपनी कश्ती को उस अरारत पहाड़ तक ले आया, जहाँ पर जाकर तमाम लोगों ने सुख का सांस लिया और उस फ्लड से उनकी बचत हो गई। ऑल मैन आर नोआज सन, इसीलिए तमाम लोग नूह अलैहिस्सलाम उस प्रॉफिट के औलाद हैं, उनकी नस्ल में से हैं। यानी उन्होंने इंसानियत को बचा लिया था उस कश्ती पर सवार करके। गिद्ध की जो आवाज़ है वो बज़ाहिर तो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये सफाई कर देती है, नेचर को साफ़ कर देती है, तो बाद में पता चलता है कि ये कितना अच्छा परिंदा था। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकदर नहीं है। इस पोइम को कंप्लीट करने के बाद अब हम देखते हैं इसकी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इसमें टोटल 5 आइम्बिक फीट हैं, यानी टोटल 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है, इस तरह से ऑन वर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद इसके तमाम स्टेंजास में सेम राइम स्कीम है, यानी A-B-B-A, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड है, जबकि सेकंड और थर्ड लाइन्स आपस में राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है कॉल और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टाल, कॉल टाल। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है एयर और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बेयर, एयर बेयर। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा में सी फ्री हाइट फ्लाइट, नेक्स्ट स्टेंजा में यू न्यू ही म्यूटेबिलिटी, नेक्स्ट फॉरगेट बिसेट सॉ नो, नेक्स्ट बेयर वेयर कील फील, नेक्स्ट एवरीवन्स सन्स डाइड टाइट। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसे रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है स्टिल सिटीजन स्पैरो दिस वल्चर विच यू कॉल, ये वो गिद्ध है जिसे तुम कहते हो। अब क्या कहते हो वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 2 में बयान करता है अननेचुरल, जिसे तुम गैर फितरी कहते हो। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में जो स्पैरो है वो एक साफ़ सुथरे सिटीज़न, सिविलाइज्ड और महज़ब कौम का मेटाफर है, जबकि जो वल्चर है वो लोअर क्लास का, थर्ड क्लास का
मेटाफर है जो कि सफाई करते हैं और माहौल को साफ़ रखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टिल दिस विच, लाइन नंबर 3 में ओवर रोटन ऑफिस, लाइन नंबर 5 में स्काई लाई। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में वो वल्चर को पर्सोनिफाई करते हुए कहता है कि वो नेचर को शोल्डर करती है, यानी नेचर को सपोर्ट देती है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट, यानी इस पोएम में दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया गया है, जैसा कि एक तरफ स्पैरो है और दूसरी तरफ वल्चर है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना, जैसा कि लाइन नंबर 17 और 18 में पोइट ने जो टाउन्स थे उनको कोरल के साथ कंपेयर किया है। इसके बाद है एलुयन। एलुयन का मतलब है रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 13 में नोहा का उसने एलुयन यूज़ किया है और लाइन नंबर 24 में अरारत जो कि एक पहाड़ था उसका एलुयन यूज़ किया है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में अननेचुरल के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस करते हो, जैसा कि लाइन नंबर 15 में वीजी नॉ के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। इसका मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो बज़ाहिर तो सेम ना हो यानी डिफरेंट हो, लेकिन अगर उनकी डेप्थ में जाकर देखा जाए तो कोई सिमिलरिटी ज़रूर हो, जैसा कि फ्राइटफुली फ्री लाइन नंबर 8 पे यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है कंसीट। इसका मतलब है एक्सटेंडेड मेटाफर, जैसा कि स्टेंजा नंबर 4 से लेकर 6 तक नोआ और वल्चर को कंपेयर करने के लिए एक बहुत लंबी कंसीट यूज़ की गई है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टील स्पैरो, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में लेट लंबर, लाइन नंबर 6 में ब्यूटीफुल बर्ड, लाइन नंबर 6 में हेवन हाइट, लाइन नंबर 7 में वाइडर विंग्स वॉचफुलर, लाइन नंबर 8 में फ्राइटफुली फ्री, लाइन नंबर 11 में डेवर्स डेथ, लाइन नंबर 11 में अगेन मॉक्स म्यूटेबिलिटी, लाइन नंबर 14 में डिस्मल डीप, लाइन नंबर 15 में वेरी वाटर स्फीयर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टिल वल्चर कॉल, इन तीनों में एल लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में लंबर एयर, लाइन नंबर 3 में ओवर बेयर, लाइन नंबर 8 में शोल्डर्स नेचर देयर फ्राइटफुली फ्री, इनमें आर लेटर यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में वेरी वाटर स्फीयर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टिल दिस विच, इन तीनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में ओवर रोटन ऑफिस, लाइन नंबर 4 में बालेस्ट टॉल, लाइन नंबर 7 में वाइडर प्लेसिड विंग्स फ्लाइट। नेक्स्ट है इमेजेस। इस पोएम में बहुत से इमेजेस यूज़ हुए हैं, जैसा कि स्पैरो, वल्चर, रोटन ऑफिस, टिप ऑफ द स्काई, ब्यूटीफुल बर्ड, हेवंस हाइट, प्लेसिड विंग्स, वाटरफुल फ्लाइट, नेकेड हेडेड, ऑर्चर्ड आइल्स, बर्ड्स हैमर, द पीपल्स ईयर्स, टाउन्स, कोरल कील, फील्ड्स, सो डिस्मल डीप। इसके अलावा पोइट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन से काम लिया है, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया है। इसके अलावा पोइट ने वल्चर को भी सिंबलाइज किया है जो कि सर्वाइवल, रिन्यूअल और बर्डन ऑफ प्रिजर्विंग लाइफ का सिंबल है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें नेचर और रिन्यूअल का थीम मिलता है। इसके अलावा परसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग का थीम मिलता है, सर्वाइवल एंड सेक्रीफाइस का थीम मिलता है और नेचर में ह्यूमन और एनिमल के रोल्स का थीम मिलता है। इसके अलावा म्यूटेबिलिटी और मोर्टेलिटी का थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोएम कंप्लीट हुई। रिचर्ड विल्बर की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रिचर्ड विल्बर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए भी लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।